Good evening, dear students. Heartily welcome to Smart IS classes. सीरीज ज्योग्राफी की फिर वही जो स्टार्ट की थी क्लास 10th की, आज इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। पहला चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया था, नाम क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पहला पार्ट आ चुका था और अब आज पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट। तो हमने जो छोड़ा था लास्ट में वो यहाँ से हमको पढ़ाना था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके पहले हमने देखा था कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में इसमें चार टाइप के थे, ध्यान देना ना, एक इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल, है ना। ये तीन टाइप के, तीन चार टाइप के जो रिसोर्सेस थे पढ़े थे। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अब देखते हैं कि विकास के हिस्से कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेस। कौन सा है? एक पोटेंशियल रिसोर्स, और दूसरा है डेवलप रिसोर्सेस। एक तो पोटेंशियल रिसोर्सेस और दूसरा डेवलप। आइए देखते होते क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस फाउंड इन अ रीजन which have not been utilized. Examples: wind and solar energy development potential in the states of गुजरात और राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो अप्रोप्रिएट जगह पर पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया इसमें, गुजरात और राजस्थान में, यहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी पाई जाती है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इनके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से इनको प्राप्त किया जा सके। बात समझे ना। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं कि उनको किसी तकनीक के द्वारा हम लोग पा नहीं सकते। सर, राजस्थान और गुजरात का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम विंड मिल सेटअप कर दें और यहाँ पर हवाएं क्या उल्टी सीधी हवाएं चलती हैं, और विंड मिल को क्या चाहिए? एक सिंगल डायरेक्शन में हवा चाहिए। वो ऐसी जगह पर विंड मिल सेटअप होती हैं। तो राजस्थान और गुजरात जैसे शहरों में, अगर स्टेट्स में अगर हम सेटअप कर देंगे विंड मिल वगैरह, सोलर प्लांट, तो दिक्कत हो जाएगी। सोलर प्लांट से क्या? क्योंकि सोलर प्लांट जहां पर लगता है वहां का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और राजस्थान जैसी जगहों का टेम्परेचर तो ऑब्वियस बात पहले से ही क्या है, बढ़ा हुआ है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे रिसोर्सेस को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। आर द रिसोर्सेस फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। उन्हें हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस कौन से होते हैं। Developed resources are resources that have been surveyed and determined for utilization both qualitatively and quantitatively. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. वहीं पर developed resources वो होते हैं जिनका हम आसान तकनीक के द्वारा यूज कर सकते हैं, प्राप्ति भी कर सकते हैं और उनका यूज भी कर सकते हैं, और आगे इन्हीं रिसोर्सेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, इनसे हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। दो शब्द आते हैं हमारे पास, स्टॉक और रिजर्व। दोनों का ही अगर आप शाब्दिक अर्थ हिंदी में देखेंगे, दोनों का ही लगभग मतलब होता है एकत्रित करके रखना। स्टॉक का मतलब भी क्या होता है? एकत्रित करके रखना। जैसे दुकान वाले के शॉपकीपर क्या करता है? स्टॉक रखता है, कहता नहीं अभी यार कुछ सामान लेने जाइए, तो जैसे मान लीजिए उसके पास कोई सामान नहीं तो वो क्या कहता है, यार स्टॉक में है नहीं। अभी स्टॉक का मतलब क्या होता है? नहीं कि वो जो स्टोर करके सामान रखा हुआ वही उसका स्टॉक होता है। बात समझ में आई? तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं होते क्या चीजें हैं। स्टॉक refers to materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. Examples: water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which could be used as a rich source of energy if we had the required technical know-how. Technical know-how, hence it can be considered as stocks. क्लियर? चलिए, तो स्टॉक का मतलब देते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे भी पोटेंशियल रिसोर्स में देखा ना, चीजें मौजूद होती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज ना कर पाने कारण, या फिर वहां पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है वहां अलाउ ही नहीं करती कि हम उन रिसोर्सेस को
प्राप्त कर सके। वैसे ही कुछ ये भी है, स्टॉक भी है, यानी कि रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पानी। वाटर कंप्राइजेस विद H2O, कंप्राइजेस विद हाइड्रोजन प्लस वाटर। दो चीजें होती है कि नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। वाटर का मतलब क्या होता है भाई, वाटर, ये लिखो, एक तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो जाती है आपकी, ऑक्सीजन। क्लियर। तो पानी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमें यह भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं जिनकी मदद से हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। बात समझ में आई। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पानी ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई है जिससे बड़ी मात्रा में क्या किया जा सके, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सके। पानी में से क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सके, ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। स्टॉक में, स्टॉक का मतलब ये, मतलब हमारे पास है, ये मौजूद है, लेकिन ये जो नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, मतलब हम जानते नहीं हैं इनको, जान टेक्निकली, तकनीक के द्वारा हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को, ऐसे रिसोर्सेस को बोलते हैं स्टॉक। क्या बोला जाता है इन्हें, स्टॉक बोला जाता है। ऑब्वियस बात भाई, हाइड्रोजन इतना रिच सोर्स है फ्यूल का, अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल को तुरंत रिप्लेस कर देगा, है ना। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए। अब इसे रिजर्व क्या होते हैं, reserves are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used for meeting future requirements. Example, river water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to a limited। अब देखिए रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से स्टॉक ही होता है, ठीक। एक तरीके से ये भी स्टॉक ही होता है, लेकिन इसमें हमें टेक्नोलॉजी पता होती है यूज करने की। आसान तकनीक के द्वारा इन रिसोर्सेस को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, क्यों इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखने के कारण इनको क्या बोला जाता है, रिजर्व का नाम दे दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे रिवर वाटर। अब रिवर वाटर क्या है, बांध बनाते हैं, बांध पे जो टरबाइन टरबाइन लगाकर क्या बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन ये पूर्ण तरीके से क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, ये फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया जाता है, रिजर्व। तो डिफरेंस देखा हमने ना, क्या डिफरेंस हुआ। स्टॉक का मतलब एनवायरमेंट में मौजूद है लेकिन हमें तकनीक नहीं पता। रिजर्व का मतलब ये होता है कि हमें तकनीक पता है लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। मतलब कहने का इसका ये है कि अगर हम रिसोर्सेस का गलत ढंग से उपयोग करते हैं, गलत ढंग से मतलब ये कि जितना, मान लीजिए जो हमारे यूज में है उसको तो हम यूज कर ही रहे हैं, साथ में उसका ऐसा दोहन कर रहे हैं जो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसी को बोला जाता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। गलत तरीके से रिसोर्सेस का दोहन करना कैसे खतरे में डाल सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, देखते हैं। चलिए, मैनी रिसोर्सेस गॉट डिप्लीटेड, एग्जांपल फॉरेस्ट। ये हमने कल भी बताया था कि जैसे रिसोर्सेस, जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आता है, लेकिन हमने कहा इसका इतना यूज कर लिया गया, इतना ज्यादा यूज कर लिया गया कि अभी रिन्यूएबल में रहने लायक बचा नहीं, क्योंकि जंगलों का यूज किया गया। अब देखिए जंगलों का यूज किया, जंगलों की कटाई की गई, जब जंगलों की कटाई की गई तो जानवर भी क्या हुए वहां से हटे, है ना। यानी कि इसी जंगलों की कटाई कारण ही इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सारी स्पीसीज बनती चली गई और जानवर भी जंगल के साथ साथ क्या होते चले गए,
खत्म होते चले गए तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, क्योंकि जंगलों से क्या हमें फर्नीचर मिलता है, मेन बेसिक यही फर्नीचर लकड़ी के लिए, लेकिन इतना ज्यादा यूज कर लिया गया इनका, ये वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है resources got accumulated in the hands of few people, the society is divided into rich and poor। होता यह है कि कुछ पैसे वाले व्यक्ति रिसोर्सेस का ज्यादा यूज कर लेते हैं। बस हमें भाई आप अभी आप अपनी सोसाइटी में ही देखिए, जो रिच पीपल्स होते हैं वो उनके पास रिसोर्सेस जैसे कार है, बाइक है, जो भी मतलब अच्छे अच्छे रिसोर्सेस होंगे वो किनके पास होंगे, रिच पीपल के पास होंगे। वहीं पर जो इकोनॉमिकली सही नहीं होगा उसके पास रिसोर्सेस की कमी होगी। बस हमें यही इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको। तो इसी इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस के कारण होता क्या है, सोसाइटी हमारी दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो रिच और दूसरा पुअर। एक तो रिच और दूसरा पुअर, दो पार्ट्स में क्या बढ़ जाती है हमारी सोसाइटी। अब देखिए ये जो पार्ट बटे हैं ये किसके बेसिस पे बटे हैं, रिसोर्सेस के इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन पर। देखिए ये वाले जो हैं ये भरपूर फायदा उठाते हैं, ये क्या करते हैं, भरपूर फायदा उठाते हैं रिसोर्सेस का। और वहीं पर पुअर वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका होता नहीं है, इसलिए इसके कारण ये बेचारे उन रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाते हैं। और हमने बताया ना इन्हीं के कारण क्या होता है, सोसाइटी हमारी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, रिच और पुअर। यही बात कही गई कि सो रिसोर्सेस गॉट accumulated in the hands of few people। अब ये few people वही है जो रिच है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आर द अदर प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा जैसे एसी और फ्रिज, अब तो खैर सही होगा नहीं, पहले तो इसमें सीएफसीज डाली जाती थी, तो क्लोरोपेंटेन वगैरह गैसेस हैं वो सब डाली जाती हैं, पहले सीएफसीज डाली जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात समझ में, इनका इतना खतरनाक परिणाम होता था कि इनके द्वारा होता था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, क्योंकि जो एसी होती, एसी और फ्रिज का जो यूज होता है वो क्या करता है, अंदर ठंडा करना, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ऑब्वियस बात है एसी के एग्जॉस्ट के सामने तो कभी ना कभी खड़े हुए होंगे, कैसी हवा फेंकता है वो, गर्म हवा फेंकता है। होता क्या, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा के बाहर की हवा खींच के अंदर का क्या करता है, वो कंडेंस फॉर्म में फिर हवा को अंदर ठंडे करके भेजता है। बात समझ में आई। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, जो एनवायरमेंट में जो बनी है, सॉरी जो एनवायरमेंट हमारा है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। और इसी तरह मान लीजिए एक के घर में एसी लगी है, कहीं कहीं तो एक के घर में दो दो तीन तीन चार चार एसी लगी हैं। बस में तो पूरी जो समाज में अगर हम एसी और फ्रिज का वो मिला लेंगे तो करोड़ों अरबों निकल आएंगे ऐसे। बात समझ में आई। तो इसी के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारे जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जिसको वैश्विक ताप भी बोलते, धीरे धीरे करके क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी ताप के बढ़ने के कारण होती है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसी के साथ एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को O3 जानते हैं। एक ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है, फिल्टर करता है, देन क्या करता है, उसको धरती पर सेंड करता है, जो हम लोग लेते हैं। अगर ये ओजोन लेयर ना हो, डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ जाए तो हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणें भी क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और इतने बड़े बड़े नुकसान है अल्ट्रावायलेट किरणों के कि स्किन कैंसर सबसे बड़ा डिजीज होता है स्किन कैंसर होना। बात समझ में आई। अगर ओजोन लेयर ना हो तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधे हमारे पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पे आने के कारण ओजोन लेयर के कारण जो है सॉरी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण हम हमारे बॉडी पर क्या हो सकता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और ताप भी बढ़ जाएगा। यानी कि ओजोन लेयर
बीच में एक फिल्टर का काम करती है। बात समझ में आई? तो ये इसका डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, यानी कि इसमें क्षरण होगा। जैसे ओजोन लेयर बनी हुई है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, गैसेस का मिक्सचर है, और अगर वहीं पर वैश्विक ताप बढ़ने के कारण गैसेस का मिक्सचर जहां से हट जाता है वहीं पर कहते हैं ओजोन लेयर में छिद्र या छेद हो गया, होल हो गया। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो एनवायरमेंट में जितनी चीजें उनका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी कि वो भी क्या होंगी, क्षरण की ओर जाएंगी, क्षरण की ओर जाएंगी, पतन होगा उनका, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ठीक, इससे हमारा एनवायरमेंट भी डिस्टर्ब होगा, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस के कारण उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आई इतनी? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर हम हिंदी मीडियम के बच्चों का भी बहुत कायदे से ध्यान रखते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये? चलिए पहले प्यारी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट which which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs of the future generations is called sustainable development या फिर सतत विकास। चलिए बहुत आराम समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने रिसोर्सेस हैं आप उनका यूज करिए, क्योंकि रिसोर्सेस होते हैं किसके लिए हैं, यूज करने के लिए। किसके लिए होते हैं, यूज करने के लिए। तो आपको रिसोर्सेस यूज करना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमें कुछ स्टॉक बचा कर रखना है, कुछ उसका पार्ट बचा कर रखना है, जिससे वो भी उसका यूज कर सकें। इसी को टर्म क्या किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास। क्लियर? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात की, लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी, सोशल इंक्लूसिविटी। क्लियर? चलिए इसमें होता क्या है, इसमें तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है, एनवायरमेंट का भी, इकोनॉमी का भी, सोसाइटी का भी, तीनों चीजें। इसलिए इसका नाम देगा सतत विकास। सतत विकास एक बड़ा टॉपिक है, इवन इस पे एक चैप्टर भी अलग से लेकर चले आएंगे सतत विकास के लिए। अभी फिलहाल इसमें जो हम देखते हैं, ये इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंट में कैसे ध्यान रखता है। एनवायरमेंट का ध्यान ऐसे रखता है कि हमें रिसोर्सेस ऐसे यूज करने कि उनका किसी चीज का दोहन ना हो, खत्म ना हो। बात समझ में आई? इकोनॉमी का ध्यान कैसे रखता है कि ऐसा भी ना हो कि रिसोर्सेस का यूज हम कम कर दें तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ना हो, इसलिए बहुत बैलेंस फॉर्म में रिसोर्सेस का यूज करना बताती है। बात समझ में आई? वहीं सोसाइटी का भी ध्यान रखती है। ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमी और एनवायरमेंट का ध्यान हो तो हमारी सोसाइटी भी क्या करेगी, इसी के साथ चलेगी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग फिर संसाधन को उपयोग करने की योजना। ठीक, संसाधनों को उपयोग करने की योजना। प्लानिंग टर्म्स, प्लानिंग टर्म जो है ये सभी के लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम सभी को पता है, अगर किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से, अगर किसी काम को प्लानिंग के तहत किया जाएगा तो उस काम के रिजल्ट जहां मान लेते हैं अगर 50-60% आना होगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 95%। बात समझ में आई? अगर किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत किया जाए तो। बात समझ में आई इतनी? चलिए, रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल। क्या है? एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक स्किल है ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का जो यूज है हम ऐसे करें कि वो पहले से क्या हो, प्लान्ड हो। क्या हो? पहले से प्लान्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम आप अगर अनप्लान करिए, अनप्लान काम कोई भी करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी या फिर आपको बेटर रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उसी काम को प्लान कर लिया जाए पहले से
तो उसके रिजल्ट काफी बेहतर मिलते हैं। इसी तरह हम लोग अगर रिसोर्सेस प्लानिंग भी करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत चल सकते हैं और रिसोर्स का भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग या टेक्निक और स्किल यानी कि तरीका या फिर एक तकनीक है जिससे हम रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, चलिए एक तो है, मतलब ये किन स्टेजेस का मतलब ये कि कैसे कैसे करके वन बाय वन एक एक स्टेज को पढ़ेंगे कैसे रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेस। आप वैसे भी कोई भी प्लान बनाते हैं, आप वैसे भी कोई अगर प्लान बनाते हैं उसमें क्या सबसे पहले क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में जानते हैं, कितनी चीजें हमारे पास हैं, कितनी चीजें मौजूद हैं, है ना। तभी तो प्लानिंग बना देते हैं कि नहीं प्लानिंग बन गई, चलो करते हैं, यूज करते हैं। भाई पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। जैसे घर में बजट बनता है, बजट भी क्या है, एक इकोनॉमिक प्लान है। वो बजट क्या है, एक इकोनॉमिक प्लान है। तभी तो पहले देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। ऐसा तो है नहीं कि पता चला 50,000 इनकम है घर की और 1 लाख का बजट बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता ना। यानी कि पहले हम क्या ध्यान देते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेस, surveying, mapping, and the measurement of qualities and the quantities of the resources are the important activities undertaken at this stage। बात समझ में आई। पहले हम देखते हैं, सर्वे करते हैं कितना है हमारे पास, मैपिंग करते हैं, मैपिंग मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका कि कैसे किस चीज के तहत प्लानिंग की जाए। दूसरा क्वालिटीज देखते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्लान करते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब ध्यान दीजिएगा, डेवलप प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जब हम जान गए कि कितनी मात्रा हमारे पास है, कैसी क्वालिटी है, कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते, तो अब यहां पर आते हैं जब प्लानिंग ऑफ फॉर एक्सप्लॉयटेशन कि कितना हमें इसका दोहन करना है, कितना हमें इसका यूज करना है। बात समझ में आई ना। जैसे पैसे रुपए के बारे में हम जान जाते हैं कि हमारे पास कितना है, 50,000, 50,000 का अगर हमारे पास बजट है, तो अब हमें ये पता चल जाता है कि हम उस 50,000 का यूज कहाँ कहाँ पर करें। रेंट देना है, बिल देना है, स्कूल फीस देनी है, गाड़ी का खर्चा है, अदर मिसलेनियस खर्चे हैं, तो वो हम तय कर लेते हैं ना। वही चीज जब हम जान गए कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी में, मेजरमेंट कर लिया, सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कैसे हमें इसे यूज करना है। नेक्स्ट मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीपी। एन सॉरी एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, इनसे क्यों मैच कराना होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेस का जो मेन मकसद होता है वो होता है यूज करके क्या करना, डेवलपमेंट करना। रिसोर्सेस का मेन मकसद क्या होता है, इनका यूज करके डेवलपमेंट करना। तो हम इनको इन रिसोर्सेस की मैचिंग जो प्लान्स है इसके एनडीपी से क्यों मैच कराते हैं, क्योंकि ये जो एनडीपी है ये पूरे देश के लिए क्या करती है, काम करती है ना, जो रिसोर्सेस का मैनेजमेंट कराती है। इसलिए इससे मैच कराना या फिर इससे एक तरीके से कहते थे सजेशन लेना, सलाह करना या अपनी योजनाएं इसे बताना, ये चीजें एनडीपी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ये देख लेते हैं, बस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। आज अभी इतना देख लेते हैं कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब बताइए आपने बजटिंग की, एक बजट बनाया, बजटिंग की, तो उसमें ये बताइए आपको फायदा क्या मिला, इंपॉर्टेंस क्या मिला। इससे इंपॉर्टेंस ये मिला हमारा बजट गड़बड़ नहीं हुआ, है ना, और जो हमें जरूरत की चीजें थी उनको हम उसी तरीके से हमने प्राप्त भी कर ली। बस हमें इसीलिए इंपॉर्टेंस देखते। पहला है इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, फिर वही बात, डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करना। इस चैप्टर का भी नाम क्या है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो
किसी भी देश का, इंडिया की बात नहीं करें, किसी भी देश का एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सम रीजन्स, देखिए एक पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट, सम रीजन्स ऑफ इंडिया रिच इन सर्टेन रिसोर्सेस एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेस। देखिए जो हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन तरीके से, अनइवन तरीके से कैसे, जैसे देख लीजिए एमपी बहुत ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सेस पाए जाते हैं, एमपी की जगह मध्य प्रदेश में, चाहे खनिज में कह ले, चाहे कोयले में कह ले। झारखंड का झरिया जिला है, यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। वहीं पर राजस्थान अगर हम देख लीजिए कोई नहीं, लद्दाख अगर हम देख लीजिए कोई रिसोर्स है ही नहीं। बात समझ में आई? इसलिए क्या कहा गया कि जो रीजन्स हैं जहां पर रिसोर्सेस की कमी है, अच्छा बताइए कोयला है तो क्या कोयला एमपी में पाया जाता तो एमपी में यूज होगा, कहीं नहीं यूज होगा, और भी सब जगह यूज होगा। इस एक मान लेते हैं अगर एमपी या झारखंड से कोयला निकाला गया तो उसको एक प्लानिंग के तहत रख लिया गया। इससे क्या हुआ कि हर जगह वो एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और सब जगह पर काम भी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सम रीजन्स आर, जैसे देखिए एग्जांपल, राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। पानी राजस्थान में कमी है, लेकिन क्या सोलर और विंड एनर्जी तो वहां पर है, फिर भी हम सोलर और विंड एनर्जी को वहां पर सही से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए एग्जांपल वही सही होगा कि एमपी रिच है। एमपी कैसा है? एमपी रिसोर्सेस के मामले में रिच है। वहीं पर एक हम लद्दाख की बात करेंगे, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो रिसोर्सेस के मामले में ये पुअर है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जांपल भी दिया है, लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम किसी चीज की प्लानिंग कर लेंगे तो ना तो उस चीज की कमी पड़ेगी और ना ही वो चीजें, रिसोर्सेस हमारे खराब होंगे, वेस्ट होंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। अगर रिसोर्सेस का हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि हमें तब ध्यान होगा, प्लानिंग की मदद से हमें ध्यान होगा कि कहां पर प्रदूषण हो रहा, किन चीजों का यूज करेंगे तो पोल्यूशन होगा, कितनी मात्रा में करेंगे तो कितना पोल्यूशन होगा, तो प्लानिंग के तहत हमें पता रहता है। इसलिए इससे क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, रेड्यूस, कम होता है, कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। वही ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जितना रिसोर्सेज का हमें यूज करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, यही प्लानिंग ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, प्लानिंग है ना, प्लानिंग करके तो यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस का नहीं होता है। बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रिसोर्सेस कंजर्वेशन। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।